हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एटॉप स्टडी। आज हम लोग 10/9/2024 को जो एसएससी सीजीएल पीटी का एग्जाम हुआ था उसके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस को देखेंगे। उस डेट के थर्ड शिफ्ट का, ठीक है। चलते हैं आज इसके मैथ के क्वेश्चंस पे। मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का पांचवा हिस्सा है। यदि प्रति वर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या की 5 गुनी है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो जाती है तो 6 वर्षों के लिए 5600 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है। देखिए, अगर हम कहीं पर बोलते हैं रेट 2% रेट है और 3 वर्ष के लिए ब्याज पर लगाया गया है 2% साधारण ब्याज की दर से, तो हमें कितना ब्याज मिलेगा। तो 2×6 हमें क्या मिलेगा, ब्याज। यानी जो भी धन हो उसका 6% हमें ब्याज मिलेगा, क्या कि 2-2% करके 3 साल लेंगे, 2×6%। ठीक है। वही बात यहाँ सोचिए, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एसआई जो है धनराशि का पांचवा हिस्सा है। धनराशि को धन मानते हैं, पी मानते हैं, इसका पांचवा हिस्सा है ब्याज। मतलब ये 5 रुपए है तो ये 1 रुपए है। ये क्लियर, पांचवा हिस्सा हुआ। एक जो है 5 का कितना परसेंट है, तो 20% होता है। पांचवा हिस्सा 20% ही होता है। एक जो है 5 का कितना परसेंट है, तो 20% निकला। ये क्लियर, यानी कि हमें 20% का ब्याज मिला है। ये बात हुआ कि यहाँ से पहला लाइन से क्लियर। प्रति वर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या की दोगुनी है। यानी कि रेट जो है वो टाइम का डबल है। यानी 1 साल के लिए पैसा चला होगा तो रेट 2 चला होगा, नहीं 5 गुनी कह रहा है, रेट 5 चला होगा। यहाँ टाइम यदि 2 वर्ष के लिए चला होगा तो रेट क्या चला होगा, इसका 5 गुना 10% रेट से चला होगा। टाइम यदि 3 हो तो रेट क्या होगा, 15% चला होगा। यही बात बोल रहा है लाइन में। अगर 1 वर्ष के लिए 5% की दर से चलेगा तो हमें तो 5% ही ब्याज मिलेगा। इस कंडीशन में दूध है 20% ब्याज मिलेगा, इस कंडीशन में 45% ब्याज मिलेगा। मगर क्वेश्चन में हमें 20% ब्याज मिल रहा है, यानी ये बात है। यानी हम यहाँ से पकड़ लिए जो टाइम 2 साल है और रेट क्या है 10% है, तब जाके हमें 2 वर्षों में जो एसआई है धनराशि का पांचवा हिस्सा होगा। ये बात आ गया समझ में। अब कह रहा है रेट 3% बढ़ जाए, 10 का क्या हो जाए 13% हो जाए, तो 6 वर्षों के लिए 5600 पर कितना ब्याज मिलेगा, निकाल देना है। 13% रेट से 6 वर्षों के लिए 13×6 78% ब्याज मिलेगा। तो 5600 का 78% बता देना है। बात आ गया क्लियर, यही आ जाएगा 4 नंबर आंसर। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 2 नंबर पे। किसी वर्ग का क्षेत्रफल इतना वर्ग इकाई है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर ही दे रखा है कितना, 16x² प्लस 40x प्लस 25। और वर्ग का परिमाप पूछ रहा है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा। यानी कि हमें भुजा पता करना है तो परिमाप निकाल लेंगे, और भुजा स्क्वायर बराबर इतना दे रखा है। तो ये स्क्वायर है तो भी किसी का स्क्वायर ही होगा। इसे तोड़ते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 4x। ये 4x+5 का होल स्क्वायर हो रहा है, तोड़ के देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठ रहा है। ए स्क्वायर 16 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 25, 2ab 40 हो गया। तो भुजा स्क्वायर बराबर 4x+5 का होल स्क्वायर। तो भुजा बराबर क्या होगा, √4x+5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर है, एक बाहर निकलेगा तो 4x+5। ये हो गया भुजा। बताना है परिमाप, परिमाप होता है 4 गुने भुजा, 4×4x+5। यानी 4×5=4 = 16x प्लस 4×5=20। इतना परिमाप होगा। किसमें है, देखिए 2×8=16 20, यही पूछ रहा है। यही बस 2 कॉमन लेके आंसर दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया आंसर। नेक्स्ट 3 नंबर पे, फेस्टिवल सीजन में बिक्री के दौरान 1000 रुपये अंकित मूल्य वाली कांस्य की एक धातु 20%, 30% और 10% की 3 छूट दी जाती है लगातार। एक महिला द्वारा फेस्टिवल सीजन के दौरान वस्तु खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी। 3 डिस्काउंट दे देना है बस। 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 80/100 में बेच रहे हैं। फिर 30 का दे रहे हैं 70/100 में बेच रहे हैं। फिर 10 का दे रहे हैं 90/100 में बेच रहे हैं। बस इसे कैलकुलेट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 504। चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर पर। पाइप पी और क्यू एक पानी की टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में पूरी तरह भर सकते हैं। एक पाइप आर पानी से भरे उस टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। पी क्यू आर 3 पाइप है, ये 10 घंटे में भरते हैं, ये 15 घंटे में भरते हैं, ये 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। ठीक है। प्रारंभ में टैंक खाली है और केवल पाइप पी और क्यू 6 AM में खोले जाते हैं। पी और क्यू को सिर्फ 6 AM में खोले जाते हैं और पाइप आर को 9 AM पर खोला जाता है। इसका मतलब क्या, 6 से 9 पर 3 घंटा पी और क्यू चला होगा साथ में, 3 घंटा बाद आर को भी खोल दिया गया जो पानी को निकालता है बाहर। ठीक है।
खाली करता है वो। तो टैंक कितने बजे तक पूरी भर जाएगा? ठीक है, 6 बजे चालू किए किसको, पी और क्यू को, फिर 9 बजे आर को भी ऑन कर दिए तो आर पानी कुछ कुछ निकालने लगा। तो पूछ रहा है फाइनली कब टैंक पूरी तरह भर जाएगा, वो टाइम हमें बताना है। ठीक है, पहले जो भी तीनों का टाइम दे रखा है कैपेसिटी निकालते हैं तीनों का, और टोटल वर्क क्या लेंगे, जो एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम आएगा 60। इसे टोटल कैपेसिटी समझना है टैंक का, या कोई वर्क हो टोटल वर्क समझना है। ठीक है, तो टैंक टोटल 60 है। ठीक है, अब 60 हमें भरना है। पी 10 घंटे में भर सकता है, पी का क्षमता 10 छक्के 10 से इसमें भाग दिए, पी का क्षमता 6, क्यू का क्षमता 4, और आर का क्षमता 5, 5 ये खाली करता है। मतलब पी जो है सबसे इसमें भाग दिए हैं 60 में। ठीक है, इसका मतलब है पी पर घंटे 6 भरता है तो 10 घंटे में 60 भर देता है। क्यू पर घंटे 4 भरता है तो 15 घंटे में 15 चौक 60 भर देगा। और आर पर घंटे 5 खाली करने का क्षमता है तो 12 घंटा में ये 60 खाली कर देगा। अब पी और क्यू 6 बजे खोला गया, पी और क्यू को 6 बजे खोले हैं, तो इनका क्षमता क्या है, 6 भरता है और ये 4 भरता है। दोनों मिलके पर घंटा 10 भर देंगे, और दोनों मिलके 3 घंटा चले हैं, तो 10 गुने 3, दोनों मिलके 30 भर दिए। ये क्लियर, टोटल 60 है, दोनों मिलके 9 बजे तक 30 भर दिए हैं, तो बच कितना गया, 30 ही बचा हुआ है। अब 30 देखते हैं कितना टाइम में भरता है। यदि आर नहीं आता तो 3 घंटे और लगते, बट आर आ गया है। आर के आने से क्या प्रभाव पड़ा, दोनों मिलकर 6 4 10 भरते थे, बट आर को ऑन कर दिए, ये 5 खाली करने लगा पर घंटा। यानी जब तीनों साथ में चल रहा है, ये दोनों 10 भर रहा है, ये 5 खाली कर रहा है, यानी ओवरऑल 5 ही भरा रहा है। जब तीनों ऑन है तो पर घंटा 5 भर रहा है। ठीक है, और 30 भरना है, तो 30 भरने में कितना समय लगेगा, पर घंटा 5 भर रहे हैं, तो बचा हुआ हमें क्षमता से भाग दे दिए, यानी 6 घंटा में हम शेष को भर देंगे। तो 9 बजे खुला था तो 9 में और 6 जोड़ दीजिए, यानी शाम में 3 बजे, तो 3 बजे क्या होगा, टैंक पूरी तरह भर जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि tan थीटा बराबर 3 है और थीटा एक न्यून कोण है तो 5 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बताना है। सेम क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में था इसी डेट का। ठीक है, उसका वीडियो अपलोड है, उसमें जाके देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर। देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। वही चीज़ यहाँ देखिए, साइन 58 है, इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 58 डिग्री को 90 माइनस 32, ये घट के तो 58 ही होगा। साइन 90 माइनस 32 साइन 58 ही हुआ, और फॉर्मूला बैठाएंगे तो हो जाएगा कॉस 32, यानी कि साइन 58 जो है कॉस 32 के इक्वल है। यहाँ पर हम कॉस 32 पुट कर सकते हैं इसके जगह पर, तो कॉस 32 से कॉस 32 कैंसिल, तो बच गया 3/5। उसी प्रकार इसको चेंज करेंगे तो साइन 28 आ जाएगा, ये भी कैंसिल, बच गया 2/5, दोनों का भिन्न का जोड़ करिए 1 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर पर। दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित तालिका दिए गए वर्षों के अंत में शहर की जनसंख्या को दर्शा रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर सबसे अधिक है? ये निम्न में यानी इन चारों वर्ष का ही सिर्फ देखना है, इन चारों में से किस में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। 2015 में देखते हैं कितना बढ़ा है, 72 से 83 पर आया है, करीब करीब 11 समझिए। पॉइंट में भी ना जा रहे हैं, जब ऑप्शन मारने में नहीं बनेगा तो पॉइंट भी निकाल लेंगे। ठीक है, फिर 18 देखते हैं, यहाँ करीब बढ़ा है 16। ठीक है, 16 करने पर यहाँ पहुँच रहे हैं। 16 में देख रहे हैं 2016 में, 16 में करीब बढ़ा है 17। ठीक है, अब 19 में देख लेते हैं, यहाँ करीब बढ़ा है 6। ये सर्वाधिक कहाँ बढ़ा है, 16 में, यानी 2016 में जो है इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है, तो 16 में है, ऑप्शन के हिसाब से 16 हो गया। मतलब समझ लो सबकी निकालने की जरूरत नहीं है, सब निकालने पर तो लगता है ये देखिए 20 आ रहा है, उससे भी ज़्यादा, और जो ऑप्शन में है उसी को मारना था। ठीक है, तो 16 वर्ष, जो 16वां वर्ष है 2016, उसमें पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। चलते हैं 8 नंबर पर। यदि 62684 स्टार और हैच है, ठीक है, ऐसी संख्या है 7 अंक की जो 8 से भी और 5 दोनों से विभाज्य है, तो स्टार और हैच के स्थान पर कौन सा अंक आने चाहिए। ठीक है, देखिए 5 से कट रहा है, 5 से कटने का मतलब ये लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 8 से सब में देखिए 0 5 है ही, हैच के स्थान पर 0 5 है ही अभी। अब 8 से कटने का क्या रूल है, ये लास्ट का जो 3 डिजिट है वो 8 से कटना चाहिए। किसी भी संख्या का लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से कटता है तो वह संख्या 8 से कटेगी। हम देखिए ये संख्या को 8 से कटना है, तो लास्ट में 5 रहेगा तो क्या 8 से कट सकता है, तो कभी नहीं, तो हैच का मान 5 नहीं होगा। ये क्लियर, ये ऑप्शन छट गया, ये 0 क्लियर हो गया, ये 0 ही होगा तभी 8 से कटेगा।
5 रहने पर वो 8 से नहीं कटेगा, कहे कि 8 एक सम संख्या है, वो किसी सम संख्या को ही काटेगी। अब इसका वैल्यू पता करते हैं, 4 स्टार क्या हो, लास्ट में 0 हो। हाँ, ये चीज ना 8 से कटना चाहिए। तो पहला यदि हम 2 पुट करते हैं तो 420 के 8 से कटती है, नहीं कटती है, ठीक है, तो ये नहीं होगा 2। 4 रखने पर है 440, ये 8 से कट रही है, मतलब यहाँ पर 4 रख दे, यहाँ पर 0 रख दे, तो ये 8 और 5 से कट जाएगी। यही था। चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर पर। इसे कैलकुलेट करके एक का वैल्यू बताना है, कुछ नहीं है इसमें। 3 से भाग दीजिएगा 15, 4a, 24 दूना -2 +4 बराबर 1, ठीक है। ये 15 2 17, 15 4 21 में से 2 गया, 17 बचा, तो 4a बराबर 1, इधर घट्टे में होगा 17 -16, ये बराबर -4, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 10 नंबर पे। त्रिभुज पी क्यू आर और एम एन ओ इस प्रकार है कि, देखिए ये जो चिन्ह है सर्वांगसम का चिन्ह है। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, तो त्रिभुज सर्वांगसम है, मतलब उनके भुजा और एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, तभी वो सर्वांगसम, मतलब सभी अंग सेम सर्वांगसम बोलना चाह रहे हैं। तो क्या क्या सर्वांगसम है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, फिर सर्वांगसम है एम एन ओ, एम एन ओ, ठीक है। यहाँ पर पी क्यू आर ये है 82 डिग्री, पी क्यू आर ये है 82 डिग्री, फिर आगे है क्यू आर पी ये है 47 डिग्री, आर पी क्यू ये है 51 डिग्री, एम ओ एन ये है 5y-8, और क्यू आर ये है 24, और ओ एन है 3x + y। ये सब चीज़ें दे रखी है, ठीक है। अब देखिए पी क्यू आर सर्वांगसम है एम ओ एन के। कोई भी त्रिभुज हम लिखते हैं, मान लेते हैं एम ओ एन ही लिखे इसको, इसका नाम कैसे लिखते हैं, त्रिभुज एम ओ एन लिखिए, इस तरह नाम लिखते हैं, या इसी त्रिभुज को लिख सकते हैं एम एन ओ, ऐसे त्रिभुज को लिख सकते हैं ओ एन एम, किसी तरह से नाम पकड़ लीजिए, कैसे भी लिखेंगे यही त्रिभुज कहलाएगा। तो नाम तो हम कितना तरीका से लिख सकते हैं, बट सर्वांगसम या समरूप जब भी हो तो जिस क्रम में हो उसी क्रम में लिखना है। पी है तो पी होगा एम के समान, पी होगा किसके समान, एम के समान, पी को एन नहीं कर देना है। इस क्रम में लिखा उसी क्रम में त्रिभुज भी हम खींचेंगे। पी एंगल एम के समान होगा, क्यू एंगल ओ के समान होगा, आर एंगल एन के समान होगा। ये समझ में आ रहा है। देखिए एम ओ एन जो हम लिखे ये उल्टा लिखना हुआ, क्या कि कोण आर किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल, तो ये आर जो है इसके इक्वल होगा, ये ध्यान रखना है। देखिए हम पी क्यू आर भी खींचे, ये भी तो एम ओ एन ही त्रिभुज खींचे, बट लोग इसके इक्वल इसको धर देंगे तो आंसर तो नहीं आएगा। ये ध्यान रखना है, आर किसके इक्वल, एन के इक्वल, तो उसी क्रम में लिखना है। पी क्यू आर रखे तो एम ओ एन रखेंगे, तब जाके क्लियर होगा। बताया समझ में। तो यहाँ पर एन जो है एम ओ एन जो है ये होगा 5y-8 तब, ठीक है, ये नहीं बताया समझ में। लिख भी दिए तो ध्यान रखना है कौन किसके इक्वल होगा। तो यानी कि 82 डिग्री जो है 5y-8 के इक्वल है। 5y-8 बराबर क्या होगा, 82 डिग्री। सर्वांगसम में एंगल सेम होते हैं, तो 5y बराबर 90 डिग्री धरा के, तो y बराबर 18। और भुजा में समझिए, ये पी क्यू जो है एम ओ के इक्वल होगा, ये क्यू आर जो है ओ एन के इक्वल होगा, और ये पी आर जो है एम एन के इक्वल होगा, ठीक है। यानी क्यू आर किसके इक्वल, ओ एन के, तो क्यू आर है 24, किसके इक्वल है 3x + y के। आया समझ में। y निकला है 18, यहाँ 18 धर देंगे, तो 24 बराबर 3x + 18, तो 3x बराबर हो जाएगा 6, तो x बराबर आ गया 2, ठीक है। तो बताना क्या x + y, तो 2 + 18 आ गया 20 आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर पर। यदि एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है, यानी 10 लीटर दूध लेता है 6 लीटर पानी लेता है, दूसरा आदमी 8 लीटर दूध लेता है और 4 लीटर पानी लेता है, दोनों मिश्रण में दूधों का अनुपात क्या है। तो दोनों में दूध कितना है पता करते हैं। इसमें दूध कितना है, 10 लीटर दूध है 16 में, 10 × 16 में 10 दूध है, यहाँ 8 दूध है, 8 × 4 12 में, ठीक है। यानी यहाँ 5/8, यहाँ 4 से काटिए 2/3, यहाँ इतना मिल्क है, मतलब सेकंड वाले में 2/3 मिल्क है और फर्स्ट वाले में 5/8 मिल्क है। तो दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात, ये दूध इसमें इतना है, इसमें इतना दूध है, इसी दोनों का रेशियो हमसे पूछ रहा है। अब दोनों भिन्न में है, दोनों को भिन्न को हटा दीजिए। तो क्या करते हैं, नीचे वाला एलसीएम लेंगे, 8 3 का एलसीएम 24 दोनों में गुना कर दीजिए। इसमें करेंगे 24 से गुना, इसमें करेंगे 24 से गुना, तो 8 × 24, तो 5 × 15, 3 × 8 24, 8 × 2 16, यानी 15:16 के अनुपात में दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। यदि दो वृत्तों की एक उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई 9 है और एक उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई 5 है,
तो दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। दो सर्किल लेते हैं, अब कौन उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा है और कौन बाह्य स्पर्श रेखा है वो देखते हैं। दो वृत्त लिए, जो बाहर बाहर से टच करते हुए निकल जाए ये होता है उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा। ठीक है, इसके लिए मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई के लिए फॉर्मूला होता है एल बराबर, ध्यान रखना है, रूट अंडर, डायरेक्ट बनाने में हेल्प करेगा, नहीं तो बार बार सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, तरह से थ्योरी हो गया। ठीक है, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये हो गया जब बाह्य स्पर्श रेखा रहे तो डी हो गया दोनों सेंटर के बीच की दूरी। ठीक है, ये हो गया डी, और रेडियस एक R1 ले लीजिए, एक R2 ले लीजिए। तो हम पिछला शिफ्ट में सब क्वेश्चन बताए हैं, उसको हम बना के बताए हैं, फिर लास्ट में ये बोल भी दिए हैं फॉर्मूला को। ठीक है, आप लोग यही ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पुट करके बना देना है। आज से डिटेल समझना है तो वीडियो में पूरा बना के भी दिखाए हैं हम। ठीक है, तो जब बाह्य स्पर्श रेखा बोले तो इस पर पुट कर देना है, डी है दोनों सेंटर के बीच की दूरी। फिर दो सर्किल लेते हैं, आंतरिक स्पर्श रेखा ये होता है। ठीक है, इसका लंबाई जब पूछे तब इसके लिए एल बराबर होता है रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, वही डी है बीच की दूरी। ठीक है, यानी क्वेश्चन के अनुसार बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई, दो सर्किल है, एक R1 एक रेडियस R2 लेते हैं। ठीक है, तो बाह्य के लिए ये लेते हैं फॉर्मूला, यानी 9 बराबर क्या है, रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, डी तो है बीच का दूरी, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, 9 9 81 बराबर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार सेकंड कंडीशन देखिए, यहाँ से हम ये और आगे बढ़ जाते हैं, डी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 81, इधर आएगा प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब सेकंड देखिए, आंतरिक स्पर्श रेखा क्या है, 5 है, 5 बराबर ये होगा, 5 बराबर रूट अंडर 5 बराबर 1 मिनट, ठीक है, 5 बराबर रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर होगा, रूट हटेगा यहाँ स्क्वायर चलेगा, 25 बराबर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं डी स्क्वायर बराबर 25 प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। दोनों में देखिए डी स्क्वायर तो बीच की दूरी है, तो ये तो इक्वल ही होंगे, यानी कि इसको हम लोग इसके इक्वल लिख सकते हैं। बताया समझ में, इसको इसके इक्वल करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, यहीं पर बता रहे हैं, जगह कम हो गया है। चलिए जब देखिए ई इसके इक्वल हुआ तो 81 प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर 25 प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये तो लिख सकते हैं। इसे कैलकुलेट करिए, इधर भेजेंगे 81 घंटे में 25 हो जाएगा, ये बराबर नहीं प्लस, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, R1 का होल स्क्वायर R2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू R1 R2। इस प्रकार इसे तोड़ते हैं, R1 का होल स्क्वायर R2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू R1 R2। ठीक है, इससे ये तो हट जाएगा, घट के खत्म, 81 में से 25 गया, 56 बचा, 2 R1 R2 इधर भेजेंगे तो 4 R1 R2 हो जाएगा, तो R1 R2 बराबर क्या 56/4, यानी कि 14 आ गया। तो दोनों रेडियस का गुणनफल यही तो पूछ रहा था, तो यह है 14। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट और 13 नंबर पर। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 280, एक्स वाई बराबर 120 है, हमसे पूछ रहा है एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा वो पूछ रहा है। एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई एक बार निकाल देते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही वैल्यू है 280, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 120, यानी 280 प्लस ये 240, दोनों को ऐड कर दीजिए, आ गया 520। ठीक है, 520, तो एक्स प्लस वाई बराबर रूट अंडर 520, 13 चौके 52, 4 गुने 130 हुआ, तो 2 रूट अंडर 130 बच गया। ये क्लियर, उसी प्रकार निकाल देते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये दे रखा है 280, 2 गुने 120, तो 280 घटे 240, तो घट गया आ गया 40, एक्स माइनस वाई रूट अंडर 40, 4 दहाई 2 रूट 10 बच गया। एक ढंग से बस एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई पूछ रहा है, एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई है 2 रूट अंडर 10, यह है रूट अंडर 130, 2 से 2 कैंसिल, रूट के अंदर ही है दोनों, तो 0 0 तो कट ही जाएगा, रूट अंडर 1 बटा बच जाएगा 13। ठीक है, इसे बाहर करेंगे तो 1 बटा रूट अंडर 13 हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 14 नंबर पर। प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताना है, कितना होगा। प्रथम 45 प्राकृतिक संख्या है, प्रथम मतलब n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू
2n प्लस 1 बटे में 6। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो इसका हो गया योग का। अच्छा, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग का औसत पूछेगा, इन वर्गों का योग का औसत। तो टोटल n संख्या है, तो n से इसमें भाग देते हैं। औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। तो सभी का योग का फॉर्मूला ये हो गया, कुल संख्या n है तो बट्टा n से भाग देते हैं, n से n कैंसिल हो जाता है। यानी औसत हो गया n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टे में 6। इसी पर 45 संख्या 45 पुट कर दीजिए और हल कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 15 नंबर। नीचे दिए गए पाई चार्ट एक कार्य दिवस में एक छात्र द्वारा विभिन्न गतिविधियों में बिताए गए घंटों की संख्या को दर्शाता है। एक दिन में स्कूल में बिताए गए घंटों का परसेंट क्या है? एक विद्यार्थी द्वारा पूरे दिन में बिताए दिन की गतिविधियों का समय दे रखा है, यानी किसमें कितना समय बर्बाद, मतलब किसमें कितना समय उसको जाता है। जैसे सोने में 8 घंटा, स्कूल में 6 घंटा, गृह कार्य में 4 घंटा, खेलने में 2 घंटा, रहने में 4 घंटा लगता है। तो स्कूल में बिताए गए घंटों का परसेंट बताना। स्कूल में बिता रहा है 6 घंटा, टोटल होता है 24 घंटा। तो 6 घंटा 24 का कितना परसेंट है? बस 20-25%। ठीक है, 6 चौके या 4 से ये 25, यानी कि स्कूल में वो 25% समय बिताता है। चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर पर। सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपना मत डाला। ठीक है, जितना भी मतदाता में 85% मतदाता मत डाले हैं, डाले गए में 2% अवैध है। जितना भी वोट पड़ा उसमें 2% क्या है? अवैध है। ठीक है, यानी अब पूरा डाले गए वोट में से हिसाब लग रहा है, 2% अवैध है, तो बच गया 90% वैध होंगे। इतना क्या होंगे? वैध होंगे। और सुनीता को 64,974 मत मिला, जो वैध मतों का, वैध को 100 मान के चला है, वैध मतों का 78% है। ये 78% ये है, तो 1% क्या होगा? 64,974 बट्टे 78। तो 100% क्या होगा? यहाँ से 100 से गुना करेंगे, पहले 1% निकाल लेते हैं। 78 से इसमें भाग दीजिएगा, 78 इसमें भाग देने पर आ जाएगा 837 आएगा। ठीक है, भाग देना ही है, जब भाग रहा है तो भाग देना। 37 आ गया। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 38 में 100 से गुना कर दीजिए, यानी 83,300 हो गया 100% का वैल्यू, जो कि टोटल वैध मत है। क्या है? टोटल वैध मत है। और वैध मत थे कितने? 98%, तो अवैध हो गए। तो 98% जो है वो है 83,300। 1% क्या होगा? फिर से 83,300 बटे 98, यहाँ से भाग देने पर आ जाएगा 850। ठीक है, तो 100% क्या हो जाएगा? 850 पर 2 शून्य है, और यानी 85,000 क्या हो गया? 100% डाले गए मत। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी। तो 85,000 मतदाता वोट डाले हैं, वो है, तो वोट डाला है 85%, यही है 85,000। तो 1%, 1,000 बताया समझ में, बताना है 100%, तो 1,000 पर 2 शून्य, और यानी कि कितना हो गया? 1,00,000 मतदाता थे, जिसमें से 85,000 ने वोट डाला, यानी कि 85,000 लोगों ने वोट डाला। इस 85,000 में से 2% अवैध थे, तो 98% इसका वैध था, यानी इस 85,000 में 83,300 वैध था। और इस वैध मतों में से 78% मत जो है वो सुनीता को मिला, यानी 83,300 का 78% इतना मिला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर। दिया गया दंड आलेख दिए गए वर्ष में दुनिया भर में देश ए में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को दर्शाता है। ठीक है, तो $1,000,000 में निवेश 2018 और 2015 के निवेश का अनुपात, दोनों के निवेश का अनुपात बताना है। 18 में कितना निवेश हुआ है? 65। 15 में कितना निवेश हुआ है? 60। पहले 18 लेना है, तब लेना है 15, काट दीजिए, 13 पचे 12 पचे 13 अनुपात 12 के अनुपात में निवेश हुआ है। ठीक है, चलते हैं 18 नंबर पे। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है, इस प्रकार 10% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है? किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। क्रय मूल्य हम 100 माने, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 10% का लाभ होता है, यानी कि 100 का 10%, 10 रुपया का लाभ हुआ, 110 में हम लोग बेचे होंगे। और मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस और क्रय कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछ रहा है ना, कॉस्ट पर मार्केट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 100 माने हैं, सेलिंग प्राइस 110 निकला है। अब मार्केट प्राइस निकालते हैं, तो मार्केट प्राइस पर ही तो हम डिस्काउंट देते हैं, सेलिंग प्राइस पे आते हैं। कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं? 20% का। तो मार्केट प्राइस जो भी होगा, मार्केट प्राइस उसका 20% का डिस्काउंट देंगे, यानी 80/100 जो है यही 110 होगा। शून्य से शून्य खत्म, यानी मार्केट प्राइस क्या निकल गया? 1100/8। यही पूछ रहा है क्रय मूल्य यानी 100 अनुपात मार्केट प्राइस अंकित मूल्य यानी कि 1100/8, ये दोनों अनुपात पूछ रहा था। बट्टा में 8 है, गुना कर देते हैं, तो 800 अनुपात
1100 200 खत्म, अनुपात 8:11 के अनुपात में है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। जो चीज समझ में ना आए जरूर कमेंट में बताया करिए, ठीक है। स्थिर जल में नाव की चल 18 है, धारा की चाल 3 है। धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ 105 किलोमीटर की दूरी तय करने और वापस यानी धारा के विपरीत आने में कितना समय लगेगा। यानी 105 वो गया और 105 लौटा भी, और नाव की चाल है 18, धारा की चाल है 3। तो जब साथ में जाता है, अनुकूल जाता है तो क्या होता है, चाल जुटता है धारा के साथ। 21 की चाल से गया होगा और लौटा है धारा के विपरीत, विपरीत में चाल घटता है तो 15 की चाल से लौटा होगा, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। 105 की दूरी 21 की चाल से गया, फिर 105 की दूरी 15 की चाल से लौटा, तो 21 बचे आई 15 सते, ये 5 + 7 यानी 12 घंटा समय लगा टोटल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट और 20 नंबर पे। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, केंद्रों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर, तो वैनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा बताना है। तो वही आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा वही आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है, तो फॉर्मूला भी हम बताए ही थे, पुट करके अपना निकाल दीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 21 नंबर पर। एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना होगा जिसका क्षेत्रफल और परिमाप क्रमशः, क्षेत्रफल 209 है, परिमाप 63 है। यदि यह दिया गया है कि इसकी त्रिज्या गैर ऋणात्मक पूर्णांक है, गैर ऋणात्मक मतलब धनात्मक है या 0 है, ठीक है। 1 स्थान तक पूर्णांकित मान, यानी उस थीटा के केंद्रीय कोण का मान पूछ रहा है हमें, दशमलव में 1 स्थान तक। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया ही, समझा देते हैं इसको। सर्किल है, त्रिज्यखंड क्या होता है, सेंटर है, इस तरह क्रिया बनाए, यही है त्रिज्यखंड, रेडियस आप लेते हैं, ठीक है। ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है त्रिज्यखंड, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं चाप, चाप की इसे चाप है, इसकी लंबाई हो गई, ठीक है। ये चाप हुआ, इसकी दूरी को चाप की लंबाई बोलेंगे। ये चाप है, ये रेडियस है, ये त्रिज्यखंड है, ठीक है। वो है, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। ये एंगल थीटा कोण है, यही है त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण, ठीक है। जब भी इसका एरिया का बात करें, त्रिज्यखंड का एरिया, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। और परिमाप का बात करें इसका, तो परिमाप होता है, मतलब त्रिज्यखंड का परिमाप जो होता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई प्लस 2r। देखिए किसी चीज का परिमाप मतलब क्या होता है, चारों तरफ बाउंड्री की लंबाई, आर आर 2r, और ये चाप को एल मानते हैं, एल प्लस 2r। चाप की लंबाई को एल मान लिए तो एल प्लस 2r। एल कैसे निकालते हैं, एल निकालते हैं थीटा बटा 360 डिग्री गुने 2 पाई आर प्लस 2r। ये हो गया परिमाप का फॉर्मूला, ठीक है। ये होता है चाप की लंबाई, ये क्लियर। तो यहाँ क्वेश्चन में यही एरिया बराबर 209 है और चाप की लंबाई बराबर 63, ठीक है। अब इसे हमें हल करना है, अब इसे हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर थीटा, यहाँ से हम लोग जैसे इस क्वेश्चन में थीटा बट्टा, इन दोनों को हल करके हमें थीटा पता करना है, ठीक है। उन्हें पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है, 209। यहाँ पर देखिए थीटा बट्टा 360, यहाँ भी पाई आ रहा है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं थीटा बट्टा 360 डिग्री गुने पाई आर, एक आर को इधर भेज देते हैं तो 209 बट्टे में आर, ये तो हम लिख ही सकते हैं इसके बराबर। वही यहाँ पुट कर दीजिए, 2 को हटाइए तो 2 गुने, बाद बाकी तो यही चीज़ है, लिख सकते हैं 209 बट्टे में आर प्लस 2r बराबर 63। ये आ गया 418 बट्टे में आर प्लस 2r बराबर 63। फिर इनका जोड़ करेंगे इसका, तो 418 प्लस 2r स्क्वायर बट्टा में आ रहा था, चल जाएगा 63r हो जाएगा। यहाँ बच गया 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर इधर भेजेंगे घट्टे 63r प्लस 418 बराबर 0। ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण को 2-3 बहुत तरीके से हल कर सकते हैं, एक फार्मूला से, एक गुणनखंड विधि से, और एक तरीका है। तो गुणनखंड विधि से करेंगे तो ये गुणनखंड विधि पर नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसको द्विघात फार्मूला पर लगाना पड़ेगा। उसके लिए होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a, ठीक है। ये क्या है, आर स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, ठीक है, बराबर 0। एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो ए होगा, एस के साथ जो होगा बी होगा, सी जो है सी होगा। इस प्रकार आर स्क्वायर के साथ जो है सो ए होगा, आर के साथ बी होगा, बाद बाकी सी होगा। इसे पुट करिएगा तो आर आपको निकल जाएगा 22। बताया समझ में, पुट करके अपना हल कर लीजिएगा आप, उतना हम हल नहीं करें, बस हम समझा दे रहे हैं बात को। यहाँ से रेडियस क्या निकल जाएगा 22। अब रेडियस इसमें पुट कर दीजिए, इसमें तो थीटा बट्टा 360 डिग्री गुने पाई 22 बट्टे 7, रेडियस है 22 गुने 22 आर स्क्वायर बराबर 209,
ठीक है। इसे कैलकुलेट करिए, मतलब ये 11 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो 11, 2 से काटेंगे 180, फिर 2 से काटेंगे 90, 2 से काटेंगे 11, ये ठीक है। फिर 2 से काटेंगे 45 और 2 से काटेंगे 11, तो 11 से भी कट रहा है, 11 से काटेंगे तो आ जाएगा 19, यानी कि थीटा बराबर क्या हो गया 19 गुने में 45 गुने में 7 बट्टे में 11, 2 को बच गया। इसे गुना करके तो भाग अब देना ही होगा, तो करिएगा तो आ जाएगा ये। तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन यही था एक इसमें जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, ठीक है। कैलकुलेशन बिना किए इसका आंसर मारना पॉसिबल नहीं था, बनाना पड़ता है इसको। चलते हैं नेक्स्ट 22 नंबर पर। यहाँ पर 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 बराबर 0 है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यहाँ देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 बराबर 0। तो 5 कॉमन लेंगे यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, इसका वैल्यू होता है 1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 इकाई 5 माइनस 6 बराबर 0। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर घट के 1 बराबर 0, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1, बात आ रहा है समझ में। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर √1/2, यानी कि 1/√2 आया। कॉस कितना का 1/√2 होता है, तो कॉस 45 का वैल्यू, यहाँ थीटा का वैल्यू क्या हो गया 45, वही 45 यहाँ रख देना है, ठीक है। तो सेक 45 होता है √2, तो 1 प्लस √2, टेन 45 होता है 1, सेक 45 √2 टेन 45 1, बस इसे हल करिए। तो यहाँ अंदर हम इसे हल करना है, तो यहाँ हम √2 प्लस 1 बटा √2 प्लस 1 से गुना कर सकते हैं, कट के वही आना है। तो 1 प्लस, इसे परमीकरण कहते हैं, मतलब हर वाले पार्ट से रूट को हटाना, ठीक है। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 में से गया 1, ऊपर देखिए √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस 2 में से एक बाहर चला आएगा √2 प्लस 1, ऐड करिए 1 1 2, तो 2 प्लस √2 हो गया आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 23 नंबर पे। एक कागज का एक आयताकार टुकड़ा है, 50 सेंटीमीटर लंबा है और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। कागज को उसकी आयत के चौड़ाई के साथ लपेटकर, यानी इसको इस तरह लपेटा जाता है, इस छोर से इस छोर में से लपेटते हैं, इसी को लपेट देते हैं, ठीक है। यानी समझिए, कल्पना करिए आयताकार है, इसको लेके हम लपटे तो जो भी बेलन बना होगा इस तरह, ठीक है, लंबाई तो 50 ही रह गया, ये लपेट के बना इसे गोल, तो इसका जो परिधि बन गया वो 22 हो गया, बताया समझ में। इसी को हम पकड़ के लपेट लिए हैं, जिसका परिधि क्या हो गया 22। तो बेलन का आयतन पूछ रहा है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई है 22/7, आर पता करते हैं, तो यहाँ पर रेडियस कैसे पता करेंगे, परिधि होता है 2 पाई आर, यही है 22, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर बराबर 22, 22 से 22 कैंसिल, आर बराबर 7/2 हुआ, तो 7/2 हाइट तो 50 ही रह गया, ऐसे ही कैलकुलेट कर दीजिए, 2 से 2 खत्म, 2 से 11 और 2 से ये 25, गुना करने पर आ जाएगा 1925 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 24 नंबर पे। दी गई तालिका मार्च 2019 के माह के दौरान एक कंपनी के 5 कर्मचारियों द्वारा अर्जित आय रुपयों में और आय स्रोत को दर्शाती है। तो दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई कुल एरियर की राशि, एरियर की कुल राशि को जोड़ देना है, और दी गई अवधि के दौरान भुगतान किए गए बोनस की कुल राशि, इसे भी जोड़ देना है। का कितना परसेंट है, मान लेते हैं जोड़ने पर एक्स आया, जोड़ने पर वाई आया, तो ये पूछ रहा है एरियर की जो राशि है, इस बोनस की राशि का कितना परसेंट, यानी एक्स जो है वाई का कितना परसेंट है, तो वाई से तुलना करेंगे तो वाई नीचे, एक्स जो है वाई का कितना परसेंट है, जिसका तुलना करते हैं ऊपर, जिससे करते हैं नीचे, उन्हें 100%, तो निकल जाएगा परसेंटेज में कितना परसेंट है, तो वही जोड़ के अपना निकाल लीजिएगा इसको, ठीक है। अब ये है तो जोड़ना तो पड़ेगा ही, बिना जोड़े कोई उपाय है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट 25 नंबर पर। के कौन से मान के लिए समीकरण 2x प्लस 7ky माइनस 8 बराबर 0 और x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0 के कोई हल नहीं होंगे। जब भी कोई दो घात समीकरण, यानी दो घात वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो घात नहीं, दो चर वाले कोई भी दो रैखिक समीकरण जो होते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0, एक को लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस दोनों का कोई हल नहीं होगा। तो इसका जो ग्राफ हम भी खींचेंगे, जब एक सेकंड ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष लिए, इसका जो ग्राफ खींचेंगे ना, तो दोनों का जो ग्राफ होगा एक लाइन होता है, ठीक है, इसका जो ग्राफ खींचेगा पैरेलल लाइन होगा और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे,
कहीं भी ग्राफ आएगा इसमें दोनों पैरेलल होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी किसी भी दो इक्वेशन का कोई हल ना हो तो उसका ग्राफ क्या होते हैं, पैरेलल। यदि पहले ही बोल दिया दो इक्वेशन के ग्राफ पैरेलल हैं तो समझिएगा उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये कब होता है, जब वही एक्स का कोफिशिएंट यानी उसका जो गुणक है ए, उसका रेशियो यानी ए बट्टा ए वन, उस पर आई का जो गुणक वाई का गुणक होगा बी बट्टा बी वन, इसको देख रहे हैं, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और थर्ड जो कांस्टेंट बचा सी बट्टा सी वन, इसके इक्वल नहीं होता है। ये कंडीशन होता है, ध्यान रखना है, कब, जब कोई हल नहीं हो या बोल दे पैरेलल हो। ठीक है, वही बात है, कोई हल नहीं है। एक्स का गुणक क्या है 2, इसमें एक्स का क्या है 1 तो 1, इसमें वाई का क्या है 7 के, इसमें वाई का क्या है 1, यानी ये इक्वल होंगे। यहाँ से के बराबर क्या गया 2/7, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये था आज के शिफ्ट का लास्ट 25वां क्वेश्चन। तो अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सारे पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। उसके बाद वीडियो बना के उसका सोल्यूशन वीडियो भी हम अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, उसका लिंक टेलीग्राम चैनल पर भी देते हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ जाके जुड़ जाइए, आपको पहले पीडीएफ मिलेगा, खुद बना लीजिएगा, जितना बना ठीक है, नहीं बना तो आप वीडियो देख के समझ लीजिएगा। ठीक है, तो जाके वहाँ जुड़ जाइए, लिंक पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।